समय था 1947 का। 1947 में देश का बंटवारा हुआ था और बंटवारे के कारण देश को एक बहुत बड़े संकट से गुजरना पड़ रहा था। उसी समय बॉर्डर के पास के गांव के सरदार जी सुबह सुबह सोच के लिए खेतों में चले जाते हैं। सरदार जी के पास एक बड़ी सी तलवार थी, हाथ में कड़ा था, दाढ़ी मूछें बड़ी हुई थी और सर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी। सरदार जी सोच करने के बाद गाँव के अंदर एक रेलवे स्टेशन था, उस रेलवे स्टेशन के ऊपर एक नलकूप लगा हुआ था, उस पर हाथों को धोने के लिए वहाँ पर पहुंच जाते हैं। सुबह सुबह का अंधेरा था और अंधेरे के अंदर उस स्टेशन के एक कोने में एक परिवार बिलक बिलक कर रो रहा था। अब जैसे ही सरदार जी अपने हाथों को धोने के बाद उस परिवार के पास जाते हैं तो वह देखते हैं कि इस परिवार के अंदर एक महिला है, उसके पास उसकी 3 बेटियां हैं और वो सभी लोग फूट फूट कर एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे हैं। उनका एक बच्चा है, वो स्टेशन से थोड़ी दूर ऐसे ही खेल रहा था। अब उनको रोते हुए देखकर सरदार जी बड़े ही परेशान होते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ जो ये इतनी बुरी तरह से विलाप कर रहे हैं। आखिर क्या कहानी थी, किस वजह से वह परिवार वहां पर रो रहा था और क्या हुआ था उनके साथ, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये सत्य घटना पर आधारित कहानी है जिसके पात्रों के नामों को मैंने बदल दिया है ताकि उन लोगों को कोई परेशानी ना हो जो इस कहानी से जुड़े हुए हैं। कहानी है एक श्यामलाल नाम के लड़के की। श्यामलाल जिसकी उम्र 14 साल है और वह अपने परिवार के साथ अपने घर में रहा करता है। उसके परिवार में उसके माता पिता हैं, उसकी 3 बहनें हैं जो उससे बड़ी हैं और श्यामलाल अपने घर का सबसे छोटा लड़का है। उसके पिता का बहुत अच्छा कारोबार था और कारोबार अच्छा होने के कारण उनको पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब ये समय था 1947 का और 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था तो उस समय हालात बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए थे। देश का बंटवारा होते उन्हें पता चलता है कि उनका घर जिस एरिया में है वो एरिया पाकिस्तान के अंदर आएगा और अगर वो लोग यहाँ पर रहे तो उन्हें बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इस बात को सुनकर श्यामलाल के पिता पहले तो परेशान होते हैं। पूरा परिवार एकत्रित होकर आपस में बातें करता है, लेकिन फिर से एक अनाउंसमेंट होती है और उस अनाउंसमेंट में बताया गया था कि किसी भी व्यक्ति को कैसी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश का बंटवारा ज़रूर हो रहा है लेकिन लोगों को इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग जहाँ पर हैं वहीं पर बने रहें, उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब इस बात को सुनकर जो श्यामलाल का पिता था वो भी वहीं पर बना रहता है और सोचता है कि चलो अच्छा हुआ, अब मेरा जो कारोबार है वो यहीं पर अच्छी तरह से चलता रहेगा। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ देश का बंटवारा होने लगता है। अब जब देश का बंटवारा हो रहा था तो उसके बाद हालात और भी ज़्यादा खराब हो जाते हैं। तभी जो श्यामलाल के पिता थे वो सोचते हैं कि अगर इस तरह से हम लोग यहाँ पर रहे तो हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तभी एक दिन शाम को पूरा परिवार आपस में बातें करता है और अपना सारा कुछ छोड़ के वहीं पे कुछ ज़रूरी सामान लेकर श्यामलाल का पिता अपने परिवार के साथ उस जगह को छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ रुख करता है। उसके बाद वह अपने परिवार को लेकर रात के समय में जैसे छुपते छुपाते रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है तो वहां अभी ट्रेन को आने में थोड़ा टाइम था। उसके बाद श्यामलाल के पिता वहां पर वेट कर रहे थे, उनका पूरा परिवार डरा सहमा सा वहां पर बैठा हुआ था। तभी उन्हें पता चलता है कि कुछ लोग हथियारों को साथ में लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। अब इस बात को सुनने के बाद जो श्यामलाल है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वहाँ पर कुछ और यात्री थे, वो भी इन सभी बातों को सुनकर एकदम से बेचैन हो जाते हैं और चारों तरफ भगदड़ का माहौल बन जाता है। इतनी ही देर में वो हथियारबंद लोग वहाँ पर आ गए थे और उसी समय पर ट्रेन आ जाती है। अब जैसे ट्रेन आई थी तो जो श्यामलाल का पिता था अपने परिवार को उस ट्रेन के अंदर घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी और भीड़ के कारण बड़ी मुश्किल से वह अपने परिवार को ही उस ट्रेन के अंदर चढ़ा पाया था। जैसे परिवार पूरा ट्रेन के अंदर चढ़ता है तो उसके बाद जो श्यामलाल का पिता था वो उसी भीड़ के कारण वहीं पर रह जाते हैं। अब वो वहाँ पर रह गए थे और उसके बाद उसका परिवार ट्रेन के अंदर से ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर उनको पुकार रहा था। उसके बाद वो ट्रेन चल देती है और चलते हुए हिंदुस्तान के पंजाब के उस गांव में आ जाती है जो बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर दूर था। वहाँ पर आकर रात के समय में वो ट्रेन रुकती है और उससे श्यामलाल का परिवार उस स्टेशन पर उतर जाता है। उतरने के बाद वे चारों तरफ देखते हैं, उनके पास जो भी सामान था वो भी जल्दबाजी में वहीं पर रह गया था और उनके परिवार का मुखिया भी वहीं पर रह गया था। अब इसके बाद पूरा परिवार स्टेशन पर डरा सहमा बैठा रहता है और पूरी रात भर वो ऐसे ही रोते रहते हैं। तभी सुबह सुबह एक सरदार जी जो सोच करने के लिए खेतों में गए थे और उसके बाद उस स्टेशन पर हाथों को धोने के लिए आए थे, वह उस परिवार को रोते हुए देखते हैं और आने के बाद उनको सांत्वना देते हैं। साइड में ही एक चेयर लगी हुई थी, उस चेयर पर उस परिवार को बिठाते हैं और उनसे पहले तो शांत होने के लिए कहते हैं और शांत होने के बाद उस परिवार से उसकी कहानी पूछते हैं। पूरा परिवार सरदार जी को रो रो कर अपनी पूरी कहानी बताता
है और इस कहानी को सुनने के बाद सरदार जी की भी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि वो समय ही ऐसा था दोस्तों, कुछ लोगों के परिवार बिछड़ गए थे और कुछ के अपने ऐसे छूट गए थे कि जिंदगी में कभी उनसे मिलने की संभावना ही नहीं थी। इसके बाद सरदार जी उस परिवार से पूछते हैं कि अब आप लोग कहाँ जाओगे। तभी जो परिवार की मुखिया यानी कि श्यामलाल जी की माँ जो रह गई थी वो कहती है कि हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो कोई सहारा भी नहीं है। तो जो सरदार जी थे वो उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। उसके बाद सरदार जी श्यामलाल के परिवार को अपने साथ ले जाते हैं। श्यामलाल जो इधर उधर खेल रहा था, अभी वो बच्चा ही था, वो भी उनके साथ चल देता है। चलते हुए वो सरदार जी के घर पहुंच जाते हैं और सरदार जी के घर में केवल एक ही बड़ा सा कमरा था, जिस कमरे के अंदर 4 दरवाजे थे। और पुराने टाइम में दोस्तों ऐसे ही हुआ करता था। आज के टाइम की तरह ऐसा नहीं था जैसा आज के टाइम में एक घर के अंदर कई कई कमरे होते हैं। पुराने समय के अंदर केवल एक ही कमरा हुआ करता था और उसी के अंदर पूरा परिवार रहा करता था। उसके बाद सरदार जी वहाँ पर जैसे ही पहुँचते हैं तो उनके बच्चे भी उन्हें खड़ा होकर देखते हैं। वो अपने साथ में एक परिवार को लेकर आए थे। उस परिवार को वो अपने घर के अंदर ले जाते हैं और उनसे कह देते हैं कि बहन, मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन ये मेरा घर है और यहाँ पर चूल्हा बना हुआ है और थोड़ा सा अनाज अंदर रखा हुआ है, लकड़ियाँ हैं, आप इनसे अपने बच्चों का पेट भर सकती हो और जब तक आपको यहाँ पर रहना है आप आराम से यहाँ पर रह सकती हो। उसके बाद जो श्यामलाल जी की माँ थी वो एक बार फिर से रोने लगती है और हाथ जोड़कर सरदार जी के सामने खड़ी हो जाती है। कहती है कि आपने जो मुझे सहारा दिया है उसका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब दोस्तों श्यामलाल का बचा हुआ परिवार वहाँ पर रहने लगता है और धीरे धीरे इसी तरह से समय व्यतीत होता है। श्यामलाल की माँ सरदार जी के साथ जाकर उनके खेतों में काम किया करती। इधर जो श्यामलाल जी की बहनें थी वो भी उनके साथ जाकर खेतों में हाथ बटाया करती। सभी लोग एक परिवार की तरह एक साथ रहा करते। कभी श्यामलाल की माँ रोटियां बना दिया करती, कभी सरदार जी की पत्नी उनके लिए रोटियां बना दिया करती। पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ रहा करता है। धीरे धीरे समय होता है, जो श्यामलाल की बहनें थी अब वो जवान हो गई थी, उनकी शादी भी करनी थी। उसके बाद जो सरदार जी थे श्यामलाल जी की बहनों की शादी कराते हैं और शादी कराते वक्त वे एक पिता का फर्ज निभाते हैं। सरदार जी ने श्यामलाल की तीनों बहनों की शादी अच्छी तरह से करा दी थी, अच्छे घरानों में, और उसके बाद उनको विदा कर दिया था। अब धीरे धीरे उनको वहां पर रहते हुए 5 साल बीत गए थे और 5 साल बाद जो लड़का था वह भी अब कमाने के योग्य हो गया था। उसके बाद सरदार जी उसे कुछ चांदी के रुपए देते हैं और कहते हैं कि बेटा अपना बिजनेस करो और आगे बढ़ो। श्यामलाल जी उन पैसों को लेकर सरदार जी से विदा लेते हैं और अब तक वे सरदार जी को पिता ही कहने लगे थे। धीरे धीरे समय बीतता है दोस्तों। समय के साथ साथ श्यामलाल जी उन पैसों को लेकर और अपनी माँ को लेकर गुजरात चले जाते हैं और वहाँ पे धंधा करने लगते हैं। उसके पिता पहले से धंधा किया करते थे और उनके धंधे में वो उनका बराबर का सहयोग दिया करते थे, तो धंधे की बारीकियाँ कुछ ना कुछ उसे पता थी और उनके खून में धंधा करना था। उसके बाद श्यामलाल जी वहाँ पर जाकर गुजरात के अंदर एक चक्की लगाते हैं और उस चक्की को अच्छी तरह से चलाने लगते हैं। श्यामलाल जी धीरे धीरे उस चक्की पर मेहनत किया करते। इधर उनकी माँ भी उनका पूरा सहयोग किया करती और ऐसे ही करते उनको 8 साल बीत जाते हैं। 8 साल में उन्होंने इतनी मेहनत की थी और उनकी मेहनत भी रंग लाई थी। मेहनत के कारण उनकी चक्की एक विशाल आटा मिल में तब्दील हो जाती है। 8 साल तक वहाँ मेहनत करने के बाद उन्हें अपने उस पिता की याद आती है जिन्होंने उनको इतना सहारा दिया था और ये सब कुछ जो उन्होंने किया था वो उन्हीं की बदौलत था। अब इसके बाद श्यामलाल जी अपनी माँ को लेकर दोबारा से पंजाब के उसी गांव में आते हैं जो बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर रहा करता है। अब तक जो सरदार जी थे वो बुजुर्ग हो चले थे, उनके जो बच्चे थे उनकी भी शादी हो गई थी और शादी होने के बाद वो लोग सभी इधर उधर कमाने के लिए चले जाते हैं। सरदार जी घर के अंदर रहा करते हैं। उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट के कारण उनके पैर में दर्द हुआ करता था। उसके बाद श्यामलाल जी की गाड़ी आकर जैसे दरवाजे पर रुकती है तो घर के अंदर केवल सरदार जी और उनकी पत्नी ही थे और वो लोग देखते हैं कि ये गाड़ी से कौन आया है आज हमारे घर के पास। तो जैसे ही श्यामलाल जी उस घर के अंदर घुसते हैं तो सरदार जी को देखते ही उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है और एकदम से आकर सरदार जी के पैर छूते हैं और उनकी पत्नी के भी पैर छूते हैं और कहते हैं कि माँ बाबूजी आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो गए हैं। श्यामलाल जी अपनी आटा मिल को वर्करों के हवाले छोड़कर आए थे और पूरा हिसाब किताब देखने के लिए एक ईमानदार मुनीम को उन्होंने वहां पे कर दिया था। अब उसके बाद श्यामलाल जी सरदार जी से कहते हैं कि बाबूजी अब आप मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ दीजिए, उसके बाद मुझे शादी करनी है और शादी करने के बाद मैं अपना घर इसी गाँव में बसाऊंगा। तो सरदार जी श्यामलाल से कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तू अपने हिसाब से कोई शादी कर ले। लेकिन श्यामलाल जी हाथ जोड़कर सरदार जी के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये जीवन आपका दिया हुआ है और इसके
लिए जीवन साथी भी आप ही निर्धारित करोगे। उसके बाद सरदार जी एक अच्छी सी लड़की ढूंढते हैं और श्यामलाल जी की शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद श्यामलाल जी उसी गांव के अंदर एक घर लेते हैं और उस घर के अंदर रहने लगते हैं। अपने पिता की अच्छी तरह से देखभाल किया करते हैं। इधर उनकी बहनें भी कभी कभी उनके पास आया करती और वह भी सरदार जी को अपना पिता ही कहा करती, क्योंकि दोस्तों आखिरकार सरदार जी ने ही उन्हें सब कुछ दिया था, जिस वजह से वो लोग आज इस मुकाम पर थे। इसी वजह से वो लोग उनका अच्छी तरह से आदर करते हैं। अब ऐसे ही करके कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद जो श्यामलाल जी थे वो भी बुजुर्ग हो चले थे, उनके भी बच्चे हो गए थे, और जो सरदार जी थे वो भी काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे, उनके भी पोते पोती घर में खेलने लगे थे। उसके बाद एक दिन सरदार जी खाट पर लेटे हुए थे और उनके पोते उनके पैर दबा रहे थे। तभी जो सरदार जी है वो कहते हैं कि मेरा बेटा कब आएगा। इस बात को सुनकर उनका पोता कहता है कि बाबा पापा तो घर के अंदर ही हैं, लेकिन फिर भी सरदार जी कहते हैं कि मेरा बेटा कब आएगा। थोड़ी देर बाद श्यामलाल जी उस घर के अंदर इंटर करते हैं और जैसे ही श्यामलाल जी उस घर के अंदर आते हैं तो उन्हें देखकर सरदार जी की आंखों में एक अलग से चमक आ जाती है और वो अपने पोतों से कह देते हैं कि बेटा अब तुम जाओ, मेरा बेटा आ गया है। जैसे ही बच्चे श्यामलाल जी को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि दादाजी इसके बारे में कह रहे थे, आखिरकार ये भी उनका बेटा ही है। उसके बाद श्यामलाल जी काफ़ी देर तक उनके पैर दबाते हैं और इसी तरह से उनके दिन बीतते रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ श्यामलाल जी की माँ का भी देहांत हो जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन और बीतते हैं और जो श्यामलाल जी हैं वो सरदार जी का बखूबी बेटा बनकर उसका साथ देते हैं और सभी कामों में बराबर की हिस्सेदारी किया करते हैं। सरदार जी एक गुरुद्वारे के अंदर कमेटी के मेंबर थे और उस गुरुद्वारे के अंदर जो भी काम हुआ करता श्यामलाल जी उसमें बढ़ चढ़कर दान दिया करते और अच्छी तरह से उस काम को निभाया करते। यहाँ तक कि गुरुद्वारे में जो भी पंगत चला करती उस पंगत के लिए सारा आटा वो अपनी तरफ से फ्री दिया करते थे। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद एक दिन वो आता है जिस दिन सरदार जी की भी मौत हो जाती है। अब जैसे ही सरदार जी की मौत हुई थी तो उस दिन श्यामलाल जी को बहुत बड़ा दुख हुआ था इस मौत का। उनकी इस मौत के बारे में सुनकर उनकी बहनें भी वहां से आने के लिए निकल देती हैं। सभी लोग वहां पर इकट्ठा थे, घर में शोक का माहौल था और उस शोक के बीच में श्यामलाल जी बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। वो चीख चीख कर कह रहे थे कि आज हमारा पिता इस दुनिया में नहीं रहा, हम बिना पिता के हो गए हैं। उसके बाद सभी लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं, लेकिन जो सरदार जी की सगी बेटियां थी वो कहती हैं कि अभी रुको, हमारी बहनें आने वाली हैं। उसके थोड़ी देर बाद श्यामलाल की बहनें भी वहां पर आ जाती हैं और वो वहां पर आकर बहुत बुरी तरह से विलाप करती हैं और फूट फूट कर रोते हुए कह रही थी कि आज इस दुनिया में हमारा पिता नहीं रहा, जिस पिता ने हमें इस काबिल बनाया वो आज इस दुनिया से चला गया है। उसके बाद सरदार जी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और श्यामलाल जी भी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ श्यामलाल जी भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। आज उनके बच्चे बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं। इधर जो सरदार जी थे उनका परिवार भी बहुत बड़ा है, उनके बच्चे विदेशों में एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं और विदेशों में ही काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी एक कहानी इंसानियत से भरी हुई, जहां पर एक इंसान ने एक इंसान की मदद की और उसके बाद उस इंसान ने ताउम्र उसका कर्ज निभाया। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में, क्या कहना चाहते हो सरदार जी के बारे में और क्या कहना चाहते हो श्यामलाल जी के बारे में? आपकी जो भी राय आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों एक कहानी सत्य घटना पर आधारित है। जो सरदार जी थे उनके पोते ने इस कहानी को हमें बताया है। वो वही पोता था जो कि उस समय पर सरदार जी के पैर दबा रहा था जब वो कह रहे थे कि मेरा बेटा कब आएगा। उन्होंने ये पूरी कहानी बताई है, लेकिन इस कहानी के किरदारों के नाम मैंने बदल दिए हैं। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।